Welcome back student. This is lecture number 2 in the organic compound chapter number 15. ठीक, चलिए जी जाते हैं. हमारा आज का जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 में वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. यानी सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मकसद ये है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से हमें मिल सकते हैं या जितने भी जो है हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको डिफाइन किया, इसको जो है वो इसके लिए जो है डिफिनीशन वगैरह डिस्कस किए हैं. तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनकी वेराइटीज को हमने डिस्कस किया था, कितने हैं, 6 मिलियन से लेके 10 मिलियन इनकी वेराइटीज हैं. 10 मिलियन इनकी वेराइटीज हैं. तो ये हमें कहां से मिल सकते हैं? तो आज के लेक्चर में हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमें ये क्लियर हो कि फॉसिल फ्यूल जो है वो ये क्या है या कहां से फॉसिल फ्यूल के थ्रू जो है हमें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मिल सकते हैं. सो याद रखिए स्टूडेंट, फॉसिल फ्यूल में जब आप लोग डिस्कस करते हो कोल है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है. ठीक, इसमें जो फर्स्ट एमसीक्यू बनेगा वो ये होगा. एमसीक्यू इसका ये है, यहां से जो बन सकता है दैट कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर डैश. ठीक, ऑप्शन ए यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉसिल फ्यूल. ऑप्शन बी मैं यहां पे लिख रहा हूं नेचुरल प्रोडक्ट्स. ऑप्शन सी में यहां पे लिख रहा हूं सिंथेटिक प्रोडक्ट्स. ऑप्शन डी में यहां पे लिख रहा हूं बोथ ए एंड बी. ठीक, अब आपके जहन में इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है. अब आप ये कहोगे कि वहां पे तो टॉपिक भी मौजूद और ये हमें क्लियर भी है. ठीक, कि बेसिकली कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. लेकिन याद रखिए स्टूडेंट, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं. अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो अक्सर स्टूडेंट के जहन में ये होता है कि कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस जो मौजूद है ये तो फॉसिल फ्यूल में है. कहां पे पता चला हमें? वहां पे ऑलरेडी बुक में मेंशन है. और साथ ही ये तो नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हैं. ठीक, नेचुरल प्रोडक्ट्स भी हैं. तो अक्सर स्टूडेंट चले जाते हैं टुवर्ड ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ ए एंड बी. ठीक, लेकिन आपको मैं बता दूं आपका ऑप्शन डी नहीं होगा, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. ठीक, याद रखें ये हमारे पास है फॉसिल फ्यूल्स. ये नेचुरल प्रोडक्ट्स नहीं है, ये फर्दर हमारे पास नेचुरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो आ रहा है उसमें डिस्कस करूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. लेकिन आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बता दूं, अगर ये एमसीक्यू बनेगा यहाँ पे आपके लिए ईटर वगैरह में सामने आ जाए तो आपको क्लियर होगा कि ये बेसिकली होते हैं फॉसिल फ्यूल्स. आप लोग ऑप्शन डी में नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए पे ही ध्यान दो. अब आते हैं और डिस्कस करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं कि कोल. ठीक, तो याद रखिए स्टूडेंट, these three are basically termed as fossil fuel according to this type of question. ठीक, अब इसी क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे ये जो हमारे पास मौजूद हैं सारे के सारे they are formed. ये कैसे बने? कोल कैसे बना, पेट्रोलियम कैसे बना या नेचुरल गैस कैसे बना? So they are formed by the decomposition of buried plants and animals. ये अपने साथ इसको नोट करेंगे that these fossil fuels are basically formed by the decomposition of buried plants and animals. ठीक, यहाँ पे आपको मैं जरा बता दूं, अगर हम लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ चले जाएं. ठीक, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे यूनिवर्स में एक दफा ऐसे हुए अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम मेरे ख्याल में वो कौम है कि जिनके ऊपर क्या किया था, जमीन को जो है उल्टा करके जो है वो रख दिया गया था. अब क्या है अकॉर्डिंग टू द डेट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर इसको देख लें और जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंस के हवाले से अगर हम इसको मेंशन करें तो मकसद जितने भी अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिक प्लांट्स थे यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से यहाँ पे हमारे पास जो मौजूद थे यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स.
तो ये बेसिकली जमीन के अंदर बरीड हुए, दफन हुए, ठीक। हजारों साल गुजरने के बाद क्या हुआ, वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा था, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्ट में ये प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये कन्वर्ट हो गए इनटू कोल, इनटू पेट्रोलियम एंड इनटू नेचुरल गैस। ये अपने साथ नोट करेंगे, ठीक। और एक पॉइंट आपको और बता दूं, दीज ऑल द फॉसिल फ्यूल्स are present in association with each other, अब इस बात का मकसद क्या है, इस बात का मकसद ये है कि ये जितने भी प्लांट्स हैं हमारे पास, या जो है यहाँ पे जो है वो कोल, पेट्रोलियम वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, फॉसिल फ्यूल्स मीन कोल जो है जहाँ पे होगा तो वहाँ पे जो है तकरीबन बहुत ज्यादा लाजमी है कि वहाँ पे पेट्रोलियम भी हो, पेट्रोलियम जहाँ पे होगा तो वहाँ पे नेचुरल गैस का होना भी लाजमी है। समझ में आ गई बात। अब ये भी आपको बता दूं कि अगर आप जमीन में कहीं पे जो है वो उसको खोद रहे हैं, ठीक, तो आपको कौन सा फॉसिल फ्यूल सबसे पहले मिलेगा, उसके लिए ये आपको 1 2 3 में लिखा गया है, उसके लिए आप लोग ये पॉइंट जरा ध्यान में रखें, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। यानी आपको सबसे पहले नेचुरल गैस मिलेगा, फिर उसके बाद आपको फर्दर नीचे जाएंगे तो वहां पे पेट्रोलियम मिलेगा, फिर उसके बाद फर्दर नीचे जाएंगे तो वहां पे आपको कोल मिलेगा। Therefore we can say that these fossil fuels are present in association with each other, ये आपस में एक दूसरे के साथ जो है, जहां पे जो है एक चीज मौजूद है तो वहां पे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो दूसरा भी प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, these are basically the fossil fuel। सबसे पहले मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं और कोल को डिस्कस कर रहा हूं। My first topic is coal, कि कोल है क्या, ठीक। अब याद रखें कि कोल इज बेसिकली फॉर्म्ड, कोल इज फॉर्म्ड बाय द decomposition of buried plants। ये MCQ है, स्टूडेंट अपने साथ इसको नोट करें। अगर आपको कहीं पे बता दिया जाए कि कोल जो है वो बरीड प्लांट से बना है या बरीड एनिमल से बना है, ठीक, यहाँ पे तो हमने जनरलाइज में बात की कि बरीड एनिमल या प्लांट जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो कोल जो है वो बरीड एनिमल की वजह से नहीं बना, बल्कि बरीड प्लांट की वजह से बना है। अगर पेट्रोलियम के बारे में भी पूछें तो वो भी बरीड प्लांट से ही बना है, सिर्फ वाहिद नेचुरल गैस जो है वो बना है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बरीड एनिमल्स। यानी दफन किए गए जो यहाँ पे जो है वो हुए हैं जो एनिमल्स, उनसे नेचुरल गैस बना, और प्लांट के जो है वो बरीड होने से क्या हुआ है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम बना है, सॉरी यहाँ पे जो है वो कोल और पेट्रोलियम बना है। तो ये अपने साथ सबसे पहले नोट करेंगे कि कोल इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ बरीड प्लांट्स। अब बरीड प्लांट से तो बना है, चलिए जी हमने मान लिया, लेकिन कैसे बना, इसकी फॉर्मेशन का जो तरीकाकार है वो क्या है, आपके कोर्स में बहुत 1-2 स्टेप में लिखा गया है, लेकिन आपको मैं जरा डिटेल में ये चीजें डिस्कस करवाता हूं, इसके परसेंटेज वगैरह निकालता हूं, इसके एमसीक्यूज बताता हूं। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा बरीड प्लांट के हवाले से, सो बरीड प्लांट का मकसद ये है कि इसमें तो वुड होता है, वुड है, ठीक, और वुड में याद रखो कार्बन का परसेंटेज अगर आपसे पूछें तो ये बताना कि कार्बन का परसेंटेज होता है 50%। कार्बन का परसेंटेज कितना होगा, 50% होगा। अब जब वही वुड यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज इसमें 50% है, ठीक, ये जब जमीन के अंदर बरीड हो जाते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, बैक्टीरियल एक्शन, BA मैंने लिखा, BA का मकसद बैक्टीरियल एक्शन होता है, और साथ ही साथ यहाँ पे होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल CR मैंने लिखा, केमिकल रिएक्शन, ठीक। ये बहुत सारे जो है यहाँ पे माइनर पॉइंट्स है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने साथ नोट करेंगे कि वुड जो यहाँ पे है जिसमें कार्बन का परसेंटेज होगा 50% होता है, ये यहाँ पे बरीड यहाँ पे जो है मौजूद है, मीन बैक्टीरियल एक्शन होता है, साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन होगा, तो इन दोनों की वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू अनदर प्रोडक्ट दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पेट, PEAT, पेट, ठीक। अब याद रखेंगे कि ये जब यहाँ पे बहुत सालों बाद इसके ऊपर बहुत ज्यादा अरसा गुजरता है तो ये फर्दर कन्वर्ट हो, दिस वुड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू पीट, जिसमें कार्बन का जो परसेंटेज है
कार्बन का परसेंटेज इसमें होता है 60%। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, अपने साथ जो है ये सारी वैल्यूज नोट करेंगे, ठीक, कि यहाँ पे कार्बन का जो परसेंटेज होगा वो होता है 60%। फिर इसके बाद फर्दर जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जमीन के अंदर और बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से और बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू अनदर प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज लिग्नाइट। लिग्नाइट, देखिए स्टूडेंट आपके कोर्स में डायरेक्ट वुड से लेके लिग्नाइट की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने इस पॉइंट को स्किप किया, लेकिन मैंने उनसे कहा ये सारी डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो फर्दर दिस पीट इज कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट है, और जिसमें कार्बन का परसेंटेज होता है राउंड अबाउट 70%। ये नोट करेंगे कि ये परसेंटेज आपको पॉइंट्स में या थोड़ा बहुत जो है वो बहुत सारे बुक्स में वेरी मिलेगा, लेकिन आपको मैं सारी चीजें बता रहा हूँ कि अपने साथ इसको नोट करेंगे। यहाँ पे जो कार्बन का परसेंटेज है वो है 50%, यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज होता है 60%, लिग्नाइट में कार्बन का परसेंटेज होता है 70%। अब जब लिग्नाइट पे बहुत ज्यादा अरसा गुजरता है तो फर्दर दिस लिग्नाइट is converted into another product and that product is basically termed as subbituminous coal। ये भी बुक में नहीं, अपने साथ इसको नोट करेंगे। उन्होंने डायरेक्ट जो है बिटुमिनियस वगैरह का एग्जांपल दिया, लेकिन वो स्टेप वाइज कर रहे हैं। सब बिटुमिनियस कोल, और अब यहाँ पे जो सब बिटुमिनियस कोल है इसके ऊपर इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होगा वो कार्बन का परसेंटेज होता है राउंड अबाउट 80%। मैं वो राउंडिंग ऑफ का वो नंबर जो है यहाँ पे वो बता रहा हूँ आपको, वो फिगर बता रहा हूँ। सो सब बिटुमिनियस कोल में राउंड अबाउट यहाँ पे सब बिटुमिनियस कोल में कार्बन का परसेंटेज होता है 80%। अब फर्दर जो टाइम गुजरता है, सो नाउ दिस सब बिटुमिनियस कोल इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू अनदर प्रोडक्ट। बहुत सालों बाद जो है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है इनटू अनदर प्रोडक्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज बिटुमिनियस कोल। बिटुमिनियस कोल जिसमें जो कार्बन का परसेंटेज है वो बाय 3 नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है 3%, और कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे होता है 83%। कार्बन का परसेंटेज यहाँ पे हो जाता है 83%। अब फर्दर जो है यहाँ पे जो बिटुमिनियस कोल है इसके ऊपर जब अरसा गुजरता है, ये सारे प्रोसेस सब हर स्टेप में हो रहे हैं, ठीक, हर जगह पे हो रहे हैं। सो जब फर्दर सब बिटुमिनियस कोल है ये फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू अनदर प्रोडक्ट and that product is basically called as semi-anthracite। semi-anthracite, और semi-anthracite में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो राउंड अबाउट होता है 90%। राउंड अबाउट जो है वो semi-anthracite में कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 90%। अब फर्दर ये जो semi-anthracite है फाइनल स्टेज में ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फाइनल प्रोडक्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट एंड द कार्बन परसेंटेज इज राउंड अबाउट, कार्बन का जो परसेंटेज 91.5% या राउंड अबाउट 92% यहाँ पे भी कार्बन का परसेंटेज होता है। एंड दिस एंथ्रासाइट इज आल्सो कॉल्ड एज कोल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज कोल। तो ये आपके पास वो पूरा का पूरा प्रोसेस जिसके थ्रू क्या हुआ, यहां से वुड जो है या जो है बरीड प्लांट जो है वो कन्वर्ट हुआ है इनटू द कंपाउंड, इनटू द फॉसिल फ्यूल, एंड दैट फॉसिल फ्यूल इज बेसिकली टर्म्ड एज कोल या एंथ्रासाइट। ठीक हुआ। अब बाज़ औक़ात आपसे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक, आपको कहीं पे लेट सपोज क्वेश्चन आ जाता है, मैं एक एमसीक्यू यहाँ पे वो करवा रहा हूं। द एमसीक्यू इज which one of the following is the highly concentrated, या जो है जिसमें which of the following has more concentration ऑफ कार्बन या हाई क्वालिटी फ्यूल, जिसको आप लोग कहीं पे बाजू का एमसीक्यू में आ जाता है, ऑफ कार्बन। ठीक, ऑप्शन ए में यहां पे लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बिटुमिनियस कोल, ऑप्शन बी मैंने लिखा सी में एंथ्रासाइट,
सी में एंथ्रेसाइट, ऑप्शन सी मैंने लिखा लिग्नाइट, या ऑप्शन डी मैंने लिखा पेट। ठीक, अक्सर जो है वो आपके जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वो यहाँ पे एंथ्रेसाइट के हवाले से हुए, लेकिन इस चीज को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि आपको फिर कंफ्यूजन आपके लिए ना हो। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन। अब देखें बिटुमिनियस कोल में कितना है, बिटुमिनियस कोल में है 83%, बी को छोड़ दें, लिग्नाइट की तरफ आ जाए, लिग्नाइट में कितना है 70%, यहाँ पे पेट में देख रहे हैं उसमें है 60%, और यहाँ पे सी में एंथ्रेसाइट में चेक कर ले 90%। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप सिंपल मैंने आपसे जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बता दिया कि इस किस्म के क्वेश्चन एमसीक्यू के टाइप जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा सर्कल जो है वो याद होना चाहिए, फिर फर्दर इंशाल्लाह आपका आंसर जो है वो सही बनेगा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमने इसी कोल को जो है यहाँ पे स्टडी करना है। सो नाउ द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स, वी आर डिस्कसिंग द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल, यानी कोल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। तो अपने साथ नोट करेंगे कि यहाँ पे मौजूद होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक, और साथ ही साथ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें मेजॉरिटी केस में याद रखें स्टूडेंट यहाँ पे अल्केन होते हैं, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक, ये अपने साथ नोट करेंगे, ये भी इसका एमसीक्यू है कि मेजॉरिटी यहाँ पे होते हैं अल्केन, अल्केन यहाँ पे होते हैं। अगर कहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो अपने साथ जो है वो ये पॉइंट नोट करेंगे, हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा लाजमी। ठीक, बहुत ज्यादा अक्सर स्टूडेंट्स को क्या ये तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है या थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपसे पूछेंगे, तो ये अपने साथ नोट करें। मैं सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपसे पूछेंगे तो आपका ऑप्शन होगा अल्केन, नॉट अल्कीन। अल्कीन जो है आप लोगों ने यूज करना है कहाँ पे, जब आप लोग पेट्रोलियम का वर्ड यूज करोगे, पेट्रोलियम का पूछेंगे अल्कीन की तरफ जाना। अगर कोल के बारे में पूछेंगे तो फिर आपका ऑप्शन होगा अल्केन का सीरीज। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि मीन ट्रेस अमाउंट में कौन कौन से मौजूद हैं, ट्रेस अमाउंट यानी कम जो है इनमें से कौन कौन से जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और ऐसे एलिमेंट जो है कि इसके अलावा हो यानी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन की सूरत में, तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल बताता हूँ। ठीक, सन का एग्जांपल आप जहन में रखना, सन, SON बेटा। ठीक, अब क्या है कि इसमें सन मौजूद है। अब सन क्या है, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये इसके अंदर जो है यहाँ पे ट्रेस अमाउंट में मौजूद है, ये इसके मेजर कंस्टिट्यूएंट है, और ये राउंड अबाउट आपके लिए जो है वो कोल का कॉन्सेप्ट है। अब फर्दर जाएंगे और डिस्कस करेंगे अनदर टर्म, दैट इज टर्म्ड एज पेट्रोलियम। द सेकंड वन दैट इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम। अब याद रखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे वो इनके नाम के हवाले से होगा, पेट्रोलियम के नाम के हवाले से। सो पेट्रोलियम के जो नाम होते हैं वो है क्रूड ऑयल इसको कहते हैं, या फिर जो है लिक्विड गोल्ड इसको कहते हैं। ठीक, या जो इस किस्म के जो है यहाँ पे मिनरल ऑयल इसको कहते हैं, मिनरल ऑयल एटसेट्रा। इसके अलावा भी नाम है लेकिन आप इसको ज़हन में रखना, अक्सर जो है वो इसके लिए जो है वो वर्ड ऑल ऑफ दीज आते हैं, तो ये सब इसके नाम है। क्रूड ऑयल हुआ, लिक्विड गोल्ड हुआ, मिनरल ऑयल हुआ, वगैरह वगैरह, सारे के सारे इसके लिए क्या है, नाम है। ठीक, यहाँ पे अगर इसके कलर के हवाले से हम बात करेंगे, ये बेसिकली होता है लिक्विड स्टेट में, नॉर्मली वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, ये होता है लिक्विड स्टेट में। ठीक, इसके लिए जो कलर होते हैं उसके लिए भी राउंड अबाउट ब्राउनिश या ब्लैक कलर होता है, इसके लिए भी सेम उसी तरीके से ब्राउनिश ब्लैक, या जो है ब्राउन किस्म का कलर होता है जो इसके एमसीक्यू में आ सकता है, तो अपने साथ इसको नोट करेंगे कि इसके लिए कलर है। ठीक, अब बात करते हैं कि पेट्रोलियम जो है वो इसके अंदर मेजर कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। ठीक, ये इसके अंदर जो है वो यहाँ पे इसका स्मेल वगैरह कैसे होगा, तो याद रखेंगे स्टूडेंट कि स्मेल इसका जो होता है यानी ऑर्डर वो होता है अनप्लीजेंट, नाखुशगवार, अनप्लीजेंट। ठीक, अनप्लीजेंट स्मेल होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, बिकॉज of the presence
ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, AC एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक, एरोमा का वर्ड यूज करेंगे तो इसकी वजह से इसके लिए जो है यहाँ पे स्मेल होता है और अक्सर जो है वो यहाँ पे प्लीजेंट अनप्लीजेंट वगैरह के ऑप्शन आते हैं, तो आपको क्लियर होगा अनप्लीजेंट इसके लिए स्मेल होगा। अब यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट के बारे में अगर बात करेंगे कौन कौन से यहाँ पे इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट होते हैं, तो कंस्टिट्यूएंट आपको मैं बता दूं कौन कौन सी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक। सो अपने साथ नोट करेंगे, अल्कीन है, अल्केन के भी जो है यहाँ पे कंपाउंड्स होते हैं, अल्केन अल्कीन वगैरह, ठीक। और यहाँ पे फर्दर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और जिसकी वजह से इसके लिए यहाँ पे स्पेशल स्मेल जो है वो भी प्रेजेंट होता है, स्पेशल स्मेल जो है वो भी प्रेजेंट होता है। अब हमने ये देखना है कि चलें जी, ये तो हमने जनरलाइज बात की, ठीक। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि ट्रेस अमाउंट में जो है यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, ठीक। सो ट्रेस अमाउंट के हवाले से इसी पेट्रोलियम के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ट्रेस कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम। सो याद रखें, इसको आप लोग क्या कर लो, 2 क्लासेस में डिवाइड कर लो, ट्रेस कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम को 2 क्लासेस में डिवाइड कर लो। द वन इज टर्म्ड इज मेटल एंड द अदर इज नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का क्लास इसके लिए वेरीफाई कर लो, ठीक। अब मेटल क्या है, मेटल में यहां पे होते हैं निकल, कॉपर एंड वेनेडियम, ये तीनों वो ट्रेस अमाउंट के मेटल्स हैं जो कि मौजूद होते हैं कहां पे, पेट्रोलियम में। ये एमसीक्यू है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अपने साथ इसको नोट करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट इसके लिए मौजूद हो सकते हैं, निकल है, कॉपर है एंड वेनेडियम है। अगर नॉन मेटल का आपसे हवाला पूछेंगे, जो आपने यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे भी लिखो, और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया सन, ठीक, ताकि फिर आपसे भूले नहीं, हर जगह आपको याद होगा, ठीक। तो उसके लिए आसान सा तरीका ये है दैट सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसको अपने साथ नोट करेंगे। अगर इसमें एमसीक्यू बनेगा फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा कि आप उसको सॉल्व करें, ठीक। तो ये इसके ट्रेस अमाउंट वाले कंपोनेंट्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, इन द एसोसिएशन विद द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। समझ में आ गई बात। चलिए जी, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है नेचुरल गैस का कंसर्न, ठीक, कि अब नेचुरल गैस क्या है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे जरा क्लियर कर रहा हूं आपके लिए। अब नेचुरल गैस जो है वो थर्ड कंपोनेंट है, ठीक। एक बात आप यहाँ पे और भी नोट कर लें, जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था लेकिन ओरली, ठीक, कि ये बरीड प्लांट्स की वजह से बनता है, बरीड प्लांट्स की वजह से बनते हैं, ना कि बरीड एनिमल्स की वजह से, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं द थर्ड फॉसिल फ्यूल दैट इज कॉल्ड इज नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस है क्या, नेचुरल गैस को अगर हम लोग यहाँ पे स्टडी करें, ठीक, सो बेसिकली नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ बरीड एनिमल्स। इसका फर्स्ट एमसीक्यू हो जाएगा यहां से, बरीड एनिमल्स। अभी आप लोग सेकेंड ईयर लेवल पे हैं, तो आप फर्स्ट में तो मैं ज्यादा जो है अभी एफएससी वालों को जो है ज्यादा एमसीक्यूज नहीं करवा रहा, इसी वजह से, क्योंकि जो है अभी वो मैट्रिक से होकर आए हैं। आप लोग अभी सेकेंड ईयर में हैं, कुछ महीनों बाद आप लोग टेस्ट के लिए जाएंगे, तो मेरी कोशिश ये होगी कि साथ साथ जहाँ जहाँ पे जो है मुझे लगे कि ये एमसीक्यूज आपको बता दो, अभी से आप लोग इसके लिए एबल हैं, तो फिर इंशाल्लाह वो मैं साथ साथ बताता रहूंगी इसी तरीके से। अब बात करेंगे मीन दैट इज बेसिकली द फॉर्म बाय द डीकंपोजिशन ऑफ बरीड एनिमल, इसके लिए एमसीक्यू हुआ। अब यहाँ पे इसके जो कंपोनेंट्स हैं, यानी मेजर कंपोनेंट्स इसके लिए कौन कौन से हैं, सो रिमेंबर दैट इट इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्टेट, इसके लिए जो है फिजिकल स्टेट वो है गैसियस स्टेट, यानी गैसियस स्टेट में मौजूद होते हैं, गैसियस स्टेट में, ठीक। अब गैसियस स्टेट में जो मौजूद है, इसके जो मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मेजर
कंस्टिट्यूएंट्स जो इसके अंदर मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं? द वन इज मीथेन, द अदर इज इथेन, द थर्ड इज प्रोपेन एंड द लास्ट इज ब्यूटेन। ठीक, तो ये याद रखो कि अगर आपसे कहीं पे पूछा जाए कि नेचुरल गैस में मीथेन है तो बिल्कुल है, नेचुरल गैस में इथेन है तो बिल्कुल है, प्रोपेन है तो बिल्कुल है, ब्यूटेन है तो बिल्कुल है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी बात, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बता दो कि इन चारों में से इस गैस में, नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। सबसे ज्यादा अक्सर स्टूडेंट को जो है वो याद होता है और वो होता है मीथेन। मीथेन गैस जो है वो सबसे ज्यादा है, मोर देन 80% है। कितना है? मोर देन 80% क्या मौजूद है? मीथेन मौजूद है। तो अगर इसका एमसीक्यू बनेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इन नेचुरल गैस, दैट इज बेसिकली मीथेन। लेकिन अगर इसी एमसीक्यू को मैं थोड़ा सा चेंज करूं, इस किस्म का एमसीक्यू मैं बना दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग is present in trace amount in natural gas, option A methane, option B ethane, option C propane, option D ब्यूटेन। ठीक, अक्सर जो है वो यहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस के जो स्टूडेंट या डिफरेंट हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे आके पजल हो जाते हैं। ये तो सबको पता होता है कि मीथेन सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सबसे कम कौन सा, तो फिर अक्सर स्टूडेंट, मेजॉरिटी आप इसको ट्राई कर लें, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता होता। आपको मैं बता दूं, अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो फिर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोपेन जो है वो सबसे कम है, वो सबसे कम है और मीथेन जो है वो सबसे ज्यादा है। ये पॉइंट्स में मौजूद है, इसकी प्रेजेंट जो है वो पॉइंट्स में है, लेकिन आपको थोड़ा सा ये क्लियर करना होगा कि सबसे ज्यादा कौन सा है और सबसे कम कौन सा है। ठीक, और ये उसी तरीके से दिस नेचुरल गैस इज बेसिकली प्रेजेंट इन एसोसिएशन विद द पेट्रोलियम एंड आल्सो विद द कोल। ठीक, जहां पे कोल होगा, जहां पे पेट्रोलियम होगा, तो वहां पे नेचुरल गैस का होना भी लाजमी है और ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहां पे नेचुरल गैस भी मौजूद हो। These are basically the fossil fuels। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, फॉसिल फ्यूल जो है इसमें डिफरेंट एमसीक्यूज में आपको करवा दिए, उसके सोल्यूशन, उसके डिफरेंट वगैरह जो है वो कैसे वो सॉल्व होते हैं। ठीक, और आसान से अभी हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किए, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। ठीक, लेकिन बहुत ही जो है आपने इसको ध्यान से पढ़ना है ताकि फिर आप इसमें गलती ना करो। ठीक, फॉसिल फ्यूल 3 है। ठीक, कौन कौन से? कोल है, वो फर्दर हमारे पास क्या है? पेट्रोलियम है, एंड द थर्ड वन इज नेचुरल गैस। अब नेक्स्ट लेक्चर में, जो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हाउ दिस कोल कैन बी कन्वर्ट इनटू पेट्रोलियम। इसके कुछ जो है वो फर्दर भी सोर्सेज हमारे पास है, उसको भी डिस्कस करेंगे, और फर्दर कन्वर्जन या जो है एफटी प्रोसेस, फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस आगे लेक्चर में आ रहा है, उसको डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आगे जाके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। Thank you very much.